गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। अगर आप नीट 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें नीट 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के 60-70 दिनों में आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कुछ कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि कौन सा स्कोर आपके लिए सेफ होने वाला है और कुछ एग्ज़ाम पैटर्न क्या चेंजेस हो सकते हैं दिस ईयर नीट के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो अभी बात चल रही है कि क्या नीट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा। अभी से कुछ महीनों पहले एनटीए ने नीट के लिए डेट डिक्लेयर किया था और वो डेट था 7 मई। पर आपने ध्यान दिया होगा कि इसके लिए कोई रिजर्व डेट या कोई दूसरा डेट नहीं रखा गया था कि यदि 7 मई को एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो किसी और डेट पे कब कराया जा सकता है। ठीक है, वैसे 21 मई से लेकर 31 मई तक तो ये एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा क्योंकि इस समय ऑलरेडी है ना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यूट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 21 से 31 मई तक नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है 7 मई को ही होगा, परंतु आज 19 फरवरी है, या हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो ठीक है डेट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। लेकिन जो नीट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in, इस पे अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी तकरीबन एक महीने तो लग ही जाते हैं। फिर उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करना, एडमिट कार्ड रिलीज़ करना, सेंटर वगैरह डिक्लेयर करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी बातें चल रही है कि हो सकता है कि इस साल भी, क्योंकि इससे पहले लास्ट ईयर जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो जुलाई में हुआ था और उससे पहले सितंबर में हुआ था, तो क्या ये संभावना है कि एग्ज़ाम नीट का मई के लास्ट वीक के आसपास, मतलब 21 मई से पहले वाले संडे में या फिर जून या जुलाई में हो, एक पॉसिबिलिटीज़ ये है। अगर हम लोग बात करें पैटर्न की, ठीक है, सिंपली तो जो एग्ज़ाम है नीट का, जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, पेन एंड पेपर मेथड से होगा, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और पैटर्न जो है चांसेस कम ही है कि इस साल सडन पैटर्न चेंज करे। तो 200 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, आपको बनाने 180 ही हैं। और जो आपको टाइम मिलना है इसके लिए, आप 3 आवर एंड 20 मिनट्स, 3 घंटे और 20 मिनट का मिलता है। तो इस 20 मिनट को तो आप हटा ही दो, इसलिए ऐसा नहीं कि आपको 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है 20 मिनट आपको अदर वर्क रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में, उन सब चीज़ों में निकल जाता है, कहीं इससे ज़्यादा निकल जाता है। तो पैटर्न जो है एग्ज़ाम का है ना, लास्ट ईयर से जैसा था, लाइक जैसे कि 2 सेक्शन में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सभी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। बायोलॉजी को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पहला जो सेक्शन ये होता है 35 टोटल ये क्वेश्चंस होते हैं और ये कंपलसरी होते हैं, मतलब इसमें आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जाता, आपको ये सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। लेकिन आप तब जब आपको आते हैं तभी आप इनको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। प्लस जो दूसरा सेक्शन बी होता है उसमें 15 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इस 15 में आपको 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, है ना, 10 ही अटेम्प्ट करने, उसमें क्लियरली रहता है सेक्शन बी। तो इस 15 में से 10 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 11 अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट 10 ही आपका चेक होने वाला है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए करना है, 10 ही अटेम्प्ट करना है, मतलब ओवरऑल आपको 200 में से 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम, जिसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 720। मार्किंग सिस्टम आपको पता है, करेक्ट आंसर करने पे आपको +4 मिलता है, इनकरेक्ट करने पे जो भी आपने स्कोर किया है उसमें से 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है। इस पे भी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। अब तो चेंजेस क्या होगा, एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो फीस है उसमें जीएसटी न लगे इस साल। ऐसा बात मैंने ऐसा न्यूज़ में पढ़ा था कि जीएसटी हटा दिया जाएगा, तो कुछ 100-200 रुपये आपका, तो या 18% जो है वो आपका फीस जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लाइक इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो मिनिमम मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स जिस पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं, तो बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ एट द लास्ट मोमेंट, जब एग्जाम आपका इतना कम दिन बचा हुआ है, तो ओवर थिंकिंग से भी आप बचो, है ना, अभी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मिनिमम मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स क्या होना चाहिए, या फिर आप सेफ स्कोर क्या होना चाहिए नीट 2023 में, जिसमें से कि आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाए। तो देखिए, ऑल इंडिया के लिए और स्टेट के लिए प्लस कैटेगरी वाइज ये बहुत वेरी करता है। लाइक अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप 620 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है, डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करेगा, लाइक पेपर का लेवल कैसा होता है, ठीक है ना, एग्ज़ाम का, है ना, सब्जेक्ट वाइज, तो उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बट ऑन एंड एवरेज मैं थोड़ा सा प्लस लेके ही चल रहा हूँ, 620 नंबर अगर आप स्कोर करते हैं, लेकिन इसके आसपास कर रहे हैं, लाइक जैसे 610 और 20 के बीच में, तो इसमें ऑल इंडिया के थ्रू आपको थोड़ा ख़राब कॉलेज मिलेगा, बट अपने स्टेट के थ्रू आपको आपके स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इस स्टेट कोटा के थ्रू। तो आप ऑल इंडिया में प्रेफर करके फिर स्टेट कोटा के थ्रू प्रेफर करेंगे। अब स्टेट में क्या कट ऑफ जाएगा, जाने वाला है 2023 में,
तो अभी जो सेफ स्कोर है जो आप सोच रहे हैं, तो देखिए हम ऑलरेडी लास्ट 3 ईयर से काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हम हर साल के कट ऑफ, फाइनल जो कट ऑफ है वो डिस्कस करते हैं। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज कट ऑफ है, लाइक फॉर एग्जांपल जनरल के लिए आप कोशिश करिए कि 550 प्लस स्कोर जाए। इस साल काफ़ी कम गया था, ठीक है, 512 के आसपास स्कोर गया हुआ था। ओबीसी का भी लाइक है ना, 550 के आसपास स्कोर रहे आपका, तब आप सेफ साइड में रहेंगे। अब ये फैक्टर भी होता है कि पेपर का लेवल कैसा है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस या सीट बढ़ रही है क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम एग्ज़ाम के बाद भी डिस्कस करेंगे, बट अभी आप कोशिश करिए कि आप हायर साइड में मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मतलब एकदम बाउंड्री लाइन पे नहीं जाना है कि अभी दिस ईयर 2022 में तो 508 नंबर पे ओबीसी वालों को गवर्नमेंट में एमबीबीएस की सीट मिली थी, तो आप 508 नंबर ही स्कोर करने का टारगेट करें। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप कोशिश करिए कि आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं लास्ट के मंथ में। ऐसे ही एसटी और एससी का भी होता है, ठीक है। अब एक सिंपल छोटा सा हम इस पे बात करेंगे। वैसे मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ कि हर स्टूडेंट की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है जिसको वो फॉलो करते हैं अप टू द एग्ज़ाम। आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपनी कंसिस्टेंसी जो है अप टू योर एग्ज़ाम आप बनाए रखिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप कुछ दिनों तक बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी स्टडी होती है आपकी, ठीक है, उसके बाद फिर आप लैग कर जाते हैं या छूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, आपकी पढ़ाई रुक जाती है किसी भी कारण से। और इसका एक मेन रीज़न होता है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। तो देखो, आप एक चीज़ ध्यान देना, ज़्यादा सोचने से कुछ मिलने वाला है नहीं। आप कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। सिलेबस का डेफिनेशन ही यही है, जो कभी ना पूरा हो सके उसको सिलेबस कहते हैं। तो कई बार बच्चे ये सोचते रहते हैं यार नहीं होगा, इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, टेस्ट भी देना है। तो ऐसे सोचने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोचना छोड़िए और करना चालू करिए, दैट इज़ है ना। अच्छा, एक ये चीज़ देखिए, कंसिस्टेंसी मैंने बताया कि लास्ट तक आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब चाहे आप कितने भी घंटे पढ़ते हो, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो अब आपको 18 से 20 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा मत करिए। जो आपने अपना शेड्यूल बनाया है, लाइक आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। जितना आप मैनेज कर पा रहे हैं उतनी ही पढ़ाई करिए। बहुत ज़्यादा लाइक कि लास्ट मोमेंट पे आप करें और कोलैप्स हो जाए, है ना, 18-20 घंटे 2-3 दिन तक तो पढ़ दिया, उसके बाद 1 सप्ताह तक बीमार पड़ गए, तो ऐसा काम नहीं करना है। और दूसरों को मत फॉलो करो, आप खुद जैसा प्रिपरेशन कर रहे हो उसको ही इम्प्रूव करो, है ना। ऐसा किसी का इंटरव्यू देख के, किसी टॉपर का सुन के कि वो तो ऐसा करता था तो हम भी ऐसा करेंगे तो टॉपर हो जाएंगे, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद ही टॉपर हो, है ना। अपने काम को फॉलो करो, आप जो कर रहे हो उसी को कंसिस्टेंटली करो, अच्छे से करो, उसको इम्प्रूव करो। आपके अंदर में जो लग रहा है कि दिस ईयर, है ना, जिस कारण से आपका सिलेबस लैग कर रहा है या आप पीछे चल रहे हो, जो कमी आपको दिख रही है अपने अंदर, उसको दूर करो, दूसरे को मत फॉलो करो कभी भी। दूसरी चीज़, रिवीजन का क्या, तो देखो बेटा, ऐसा है कि बिना रिवीजन के अगर आपने सिलेबस 100% भी कंप्लीट कर लिया, आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि कोशिश करिए, ठीक है, कि मान लो 100% आप नहीं भी कर पा रहे हो सिलेबस को, 80% हो रहा है, 90% हो रहा है, ठीक है, जितना भी हो रहा है ना उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पढ़ तो पूरा लिए बट एग्जाम में फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मार्क्स आपको इस बात के नहीं मिलेंगे कि आप घर में सिलेबस 100% कंप्लीट कर लिए थे। मार्क्स आपको इस बात के मिलेंगे कि आपने एग्जाम हॉल के अंदर OMR में कितना अटेम्प्ट किया था, और अटेम्प्ट आप वही कर पाओगे जितने पोर्शन को आपने रिवाइज किया हुआ है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितना भी आप पढ़ चुके हो अभी तक, जितना भी परसेंटेज, उसको रिवाइज करो। जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस भी मोड से कर रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों पे सिलेबस अभी भी चल रहा है। रीज़न आपको पता है कि भाई लास्ट ईयर जो है सेशन लेट से स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट अगस्त से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जुलाई में ही नीट का पेपर खत्म हुआ था। 2 साल का कंप्लीट सिलेबस है, 11th का है, 12th का है, तो टाइम तो डेफिनेटली लगना ही है, इसलिए सिलेबस चल रहा है। हो सकता है कि आपका सिलेबस 15 मार्च तक चले, हो सकता है कि आपका सिलेबस जो है 30 मार्च तक चले। तो 30 मार्च तक जब आपका सिलेबस चलेगा तो आपके पास रिवीजन के लिए ओनली 1 मंथ बचेंगे। अब आप टेंशन में आ रहे हो, जरूरत नहीं है ना भाई। आप रिवीजन के लिए कोई फिक्स डेट मत डिसाइड करो कि कब मेरा सिलेबस खत्म होगा और मैं रिवीजन चालू करूंगा। देखो, कुछ चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली मैनेज करनी पड़ेंगी। साइमल्टेनियसली मतलब आपकी कोचिंग की क्लासेस भी चल रही है और साथ में आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके भी प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन के, प्लस जो पीछे आपने ऑलरेडी 6 महीने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज भी करते चलो। भाई थोड़ा थोड़ा टाइम दो, है ना। रिवीजन का मतलब ही नहीं होता है कि पूरा चैप्टर को जैसा स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था वैसा नहीं। रिवीजन मतलब जो काम अब पहली बार पढ़ते हो तो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगते हो, तो रिवीजन में उसके लिए आपको आधे घंटे या 1 घंटे ही लगना चाहिए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा मत सोचो कि जब मेरा सिलेबस हो ही जाएगा उसके बाद ही मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा।
आप है ना थोड़ा थोड़ा रिवीजन बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैक्सिमम अभी आपके पास 60 से 70 दिन ही बचे हैं, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे भी कम समय आपके पास बचा होगा। अब बात आ जाती है तीसरी कि भाई टाइम टेबल क्या होना चाहिए, है ना। तो टाइम टेबल ऐसा बेटा कि अभी लास्ट मोमेंट है, इस समय कोई टाइम टेबल बनाने का टाइम नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो मैंने कहा जिस चीज़ को आप अभी तक करते आ रहे हो उसी को इम्प्रूव करिए, है ना, फिक्स करिए। हाँ, इस टाइम टेबल में एक चीज़ आप ज़रूर ऐड कर लेना कि आप कोशिश करो कि इवनिंग के टाइम पे 2 to 5 PM, है ना, आप इस टाइम पे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपकी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, आपके पास लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ बचेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोचिंग, तो उस टाइम पे आप 2 to 5 जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम देना, है ना। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे टाइम टेबल में मैक्सिमम यार हमको पढ़ना ही तो है, ऐसा तो नहीं कि हमको कहीं पे जाके जॉब करना है, सैलरी पानी है, कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना ही है। तो मैक्सिमम टाइम, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे ही दो अलग से। बस हाँ, ये ध्यान रखना है, आपके बिल्कुल माइंड में आप रहना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना करना है, केमिस्ट्री में कितना करना है, जूलॉजी बॉटनी कितना करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस इस टाइम टेबल में जैसे आप मेजर टेस्ट भी है ना, तो ये मेजर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर टेस्ट कहने का मतलब जो फुल सिलेबस टेस्ट है, तो जो नीट के पैटर्न पे हो रहा है 200 क्वेश्चन का, और कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप ना 2 to 5 जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। बाकी अदर टाइम पे क्वांटिटी वाले क्वेश्चन को छोड़ के ना क्वालिटी पे फोकस करो, और क्वालिटी आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है, PYQ जिसको बोलते हैं। तो कम से कम लास्ट 10 से 15 साल के मिनिमम, है ना, जो लास्ट 10 से 15 साल के, मतलब अभी 2022 एंड बैकवर्ड्स, है ना, तो 2011-12 के बाद के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना लीजिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट दैट मीन्स कि जो किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप नोटिस करिएगा कि जो पेपर में जो होता है सेम टू सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, ये तो फैक्ट है ना। बहुत कम ही चांसेस हैं, या एक आध दो क्वेश्चन हो भी जाता है, तो यार 200 में 2 क्वेश्चन रिपीट भी हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लाइक कि एक क्वेश्चन आया है दिस ईयर 2022 में, अगले साल भी हो सकता है वो क्वेश्चन सेम ना आए, लेकिन उसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको एक आइडिया भी हो जाता है। तो ये मैं इनको क्वालिटी मानता हूँ, जबकि आप जब बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी है, ठीक है। साल भर वो किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना क्वालिटी क्वेश्चन करना जरूरी है। तो चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर जूलॉजी बॉटनी हो, ठीक है, तो उसमें आप क्वालिटी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार डेफिनेटली आप देखना, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आए हुए होते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से ही आपको क्वेश्चंस मिलते ही रहेंगे, ठीक है। थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी लिख के नहीं आना है, बल्कि एग्जाम में आपको MCQ अटेम्प्ट करना है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हाँ, ये करने के बाद अगर आपके पास समय बच जाता है तो फिर आप क्वेश्चंस, है ना, क्वांटिटी पे फिर फोकस करिए। रिपीट आ जाते हैं ओवर थिंकिंग से, फिर मैं कहता हूँ कि बच्चों ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा सोचने से सिर्फ समय बर्बाद होता है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। उल्टे आपको क्या होता है कि आपकी पढ़ाई वेस्ट होती है, प्लस जितनी चीज़ें आपको याद हैं वो आप भूल जाते हो। अभी जैसा बच्चों का बहुत एक कंप्लेन ये भी आ रहा है ना, कि जो पढ़ा हुआ है 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जो पढ़ा हुआ है वो भूल रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन जिन्होंने क्लासेस अटेंड किया है उनके साथ तो ये इशू रहेगा ही रहेगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, टीचर बहुत अच्छे ऑनलाइन में, एट ए टाइम जब आप अटेंड करते हो तो ऑनलाइन आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है ऑफलाइन के कंपेयर में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करो, सिंपल सी बात है, आप खुद पे भी आजमा के देख सकते हो। तो जो क्लास आपने लाइव अटेंड किया है क्लासरूम में बैठ कर, उसमें जितना भी आपने पढ़ा है मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रहती हैं। टीचर एवरेज, है ना, बिलो एवरेज या अच्छे टीचर हो सकते हैं, ऑनलाइन में भी अच्छे टीचर हैं, ऑफलाइन में भी अच्छे टीचर हैं, हम उनको कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो क्लास आपने मोबाइल पे, टैबलेट पे या कंप्यूटर पे बैठ के देखा हुआ है, एट अ टाइम वो आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है, क्योंकि उसमें लाइक, है ना। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो आपको ज़्यादा समय तक वो याद नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। जैसे अभी आप मुझे वीडियो के थ्रू देख रहे हो, अब यही चीज़ें अगर मैं आपको लाइव क्लासरूम में ऑफलाइन इंटरेक्ट करके बता रहा होता, है ना, 2 वे कम्युनिकेशन के साथ, यहाँ तो 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, पर 2 वे कम्युनिकेशन से होता तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती, और हो सकता है 10 साल 20 साल तक भी ये चीज़ें आपको याद रहती, है ना। जैसे मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या क्या गलत कर रहा हूँ, आपको हमेशा याद रहता। तो जो रह गई बात स्ट्रेटेजी की, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, है ना, कितना कम समय बचा हुआ है, सारे चैप्टर्स करने हैं। एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट मेंशन करूँगा, देखो जो आपका रिजल्ट या रैंक आने वाला है बेटा, है ना, ध्यान देना इस चीज़ पे। जो रैंक आने वाला है ये इस पे नहीं आएगा कि आपने फिजिक्स में कितना स्कोर किया, आपने केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया, आपने जूलॉजी या फिर बॉटनी में कितना स्कोर किया, इंडिविजुअल नहीं।
ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 कर दोगे तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप ये देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, है ना, प्लस कौन से सब्जेक्ट को करने से आपका टोटल सुधर सकता है ना। आपका जो रैंक आएगा ना आपके टोटल मार्क्स पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि जियोलॉजी और बॉटनी वाला जो सब्जेक्ट है इसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना 90, आते क्वेश्चन 100 है, अटेम्प्ट आपको 90 ही करना है, मतलब 360 मार्क्स, इसका वेटेज ज़्यादा है आपके टोटल में। तो कोशिश करिए कि कोई भी सिंगल चैप्टर आपसे जियोलॉजी और बॉटनी का छूटना नहीं चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको स्कोर नहीं करना है, डेफिनेटली करना है, अच्छा रैंक लाने, विदाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप अच्छा रैंक नहीं ला सकते। या ये नहीं कि आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बात अगर जब टोटल की आती है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप कोशिश करो कि आपका टोटल कैसे इंप्रूव होगा। तो जितना एफर्ट आप यहाँ पे लगा के एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे ना 1/4 एफर्ट में आप जियोलॉजी बॉटनी के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम हॉल के अंदर भी और एग्जाम हॉल के बाहर भी। तो इसको पहले कोशिश करो कि 360 में आप कितने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। ऐसा ना हो कि इसमें 10 से 20 नंबर बढ़ाने के चक्कर में इसके 60 से 70 नंबर आपके कम हो गए। तो पहले ये कंप्लीट करिए। 38 चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी में, एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए, सारे चैप्टर को रिवाइज कर लो। एनटीए का जो है ये ट्रैक पे नहीं आ रहा है समझ में, कभी किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, क्वेश्चन सारे चैप्टर से आ रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर देखिए सेल डिवीजन जैसा छोटा सा चैप्टर 5 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जबकि उसमें कुछ उतना कंटेंट है नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आगे वीडियोस में भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पोस्टपोन होने वाली बात कर रहे थे हम, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि पोस्टपोन होने भी वाला है, जो कि अभी श्योर नहीं है, ठीक है। ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं अलग अलग, है ना, यूट्यूब चैनल्स में भी आपने देखा होगा, बट ऐसा कोई श्योर नहीं है कि नीट का आपका जून में होगा या जुलाई में होगा। तो अभी आप ना यही मान के अपनी प्रिपरेशन करो कि 7 मई को जाके आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना ही है एनी हाउ, तब तक आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि जैसे ही अगर आपने सोच लिया कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो जिस स्पीड से आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो स्पीड अचानक से रिड्यूस हो जाएगी, फिर आप रिलैक्स हो जाओगे कि यार अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी आराम से करूँगा। तो बेटर यही है, गो फॉर 7 मई को। और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखना है। इससे रिलेटेड मिलते जुलते डुप्लीकेट आपको बहुत से वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जिसमें क्लिक करोगे तो आप दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन रहेंगे, बट उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। आपको इसी वेबसाइट में जो भी अपडेट है वो मिलते रहेगा, या फिर अगर कुछ अपडेट आता है समय रहते ही हम आपको यहाँ पे चैनल में भी अपडेट करेंगे। तो ठीक, इस वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर जो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।